सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद का स्पेशल शो है अब पता चला का, और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे ईद के मौके पर मेहमान हैं सुहेल वराइट साहब, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कॉलम निगार, तज्जिया निगार, लिखारी, सहाफ़ी और एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। बहुत अच्छा सर, ईद का मौका होता है तो अक्सर जब भी हमारी बात होती है तो बचपन बड़ा याद आता है, तो आपके लिए भी ईद स्पेशल बचपन की होती थी या अब भी आप समझते हैं कि उसी तरह एंजॉय करते हैं? नहीं, बचपन की जो ईद है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। उस वक़्त ईदी मिलती थी, अब ईदी देनी पड़ती है। उस वक्त जो है बाज़ार में जाके खाते पीते थे, अब घर में बैठे रहते हैं। अब बाज़ार जाके तो चटपटी चीज़ें नहीं खा सकते, तो ये फ़र्क है। नहीं, इस ईद पर भी आपको मांगा जाता है बच्चों की तरफ से? एक तो होता है ना छोटी ईद पर कहते हैं जी। नहीं, ईद हर ईद पे मांगा जाता है। हर ईद पे मांगा जाता है, हर ईद पर। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। अब मेरे घर भी ये ज़्यादा शायद मामला शुरू हो जाए। बच्चे मांगते हैं लेकिन वो सारे रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं ना, उनको ज़रा ये होता था कि यार बड़ी ईद है तो इस पर गोश्त पे गुजारा करें। नहीं, हमारे यहाँ तो ये है कि दोनों ईदों पे बच्चे आ जाते हैं, और फिर ज़ाहिर है एक रवायत भी है बुज़ुर्गों की, तो उसके मुताबिक करना पड़ता है। काम की मसरूफियत को किस तरह डिवाइड करते हैं? ईद पे तो ज़ाहिर है कोई नहीं काम होता, लेकिन आम दिनों में ज़ाहिर है फिर अपना वर्क करना पड़ता है, अखबार का भी देखना पड़ता है, टीवी का भी काम है, तो दोनों देखने पड़ते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं सर दिन को? यानी आप लिखते भी हैं, आप टेलीविज़न पर भी आते हैं, फिर हम जैसे लोग भी तंग करते रहते हैं जी हमें टाइम दे दें, हमें टाइम दे दें, दीगर चैनल्स पर भी आना होता है। देखिए, तो सुबह का टाइम जो है ना वो अखबार के लिए है। सुबह मैं उठते ही पहले अखबार 8-10 पढ़ता हूँ, तो और ये हमारी रूटीन है बड़े कई सालों से। और उसमें फिर मैं एडिटोरियल ब्रीफिंग होती है जिसमें एडिटोरियल लिखा जाता है, वो मैं देता हूँ अपने जंग अखबार की, तो वो फिर एडिटोरियल लिखे जाते हैं। फिर इसी तरह कॉलम आ जाते हैं कि कॉलमों की पॉलिसी देखनी पड़ती है, उनको देखना कोई कौन सा क्लियर करना है कौन सा नहीं करना। टीम है मौजूद लेकिन फ़ाइनल मैं करता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है शाम को ये शुरू हो जाता है टीवी की रिकॉर्डिंग। आपको पढ़ाई का भी शौक़, आपने देखा बुक्स वगैरह माशाल्लाह आपके पास काफ़ी हैं, तो वो टाइम कब निकलता है पढ़ाई का, यानी अपने मुताले का? वो तो ये किताब पे डिपेंड करता है। किताब खुद अपना दिल लगा लेती है। किताब जो है वो फिर बाकी तमाम मसरूफियात को पीछे धकेल देती है। जब किताब अच्छी आ जाए ना और उसमें दिल लग जाए तो फिर दिल नहीं करता ना कुछ और करने को। फिर एडिटोरियल लिखवा के उसके बाद किताब पढ़ ली, शाम को पढ़ ली, रात को पढ़ ली, वो तो फिर जितनी देर तक किताब ख़त्म ना हो दिल नहीं चाहता छोड़ने को। पसंदीदा तरीन कौन सी किताबें आपको पसंद आई? मैं यूजुअली जी हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, पॉलिटिक्स भी पढ़ता हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री भी मेरी पसंदीदा रही है, फ़िक्शन भी पढ़ लेता हूँ। तो बहुत उर्हम पामूक जो है एक टर्किश नावलिस्ट है, वो मेरा पसंदीदा नावलिस्ट है। इसी तरह अमेरिकन जो बहुत से बॉब वुडवर्ड जो है उसकी मैं सारी कलेक्शन है मेरे पास, जितनी बॉब वुडवर्ड ने किताबें लिखी हैं, तो वो भी मेरा फेवरेट है। तो ये दो जो हैं इनकी तो मैं किताबें छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो भी लिखे, हालांकि पिछली एक किताब बॉब वुडवर्ड की मईशत पे थी, तो मेरी बड़ी मईशत का मुझे बहुत कम पता है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ी वो किताब। आजकल हमारे तो सर माशी मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप माशाल्लाह इतना पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंसान बेहतर प्रिडिक्ट कर सकता है आने वाले वक्त को, मुस्तकबिल को। क्या फ़िक्शन से भी इंसान अपनी हकीकी ज़िंदगी के बारे में सीखता है, या फ़िक्शन बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, अफसाना है? जो मुझे पसंद है ना, उर्दू का एक जो नावल है कई चांद थे सरे आसमान, शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब का, वो हो या उर्हम पामूक हो, इनकी खूबी यह है कि ये हिस्ट्री और फिक्शन का मिलाप करते हैं। ठीक, तो सिर्फ फिक्शन ही नहीं है इसमें टोटली, बल्कि हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री सच्ची और साथ फिक्शनल कैरेक्टर। ठीक, ये इनका कॉम्बिनेशन है। जैसे नसीम इजाज़ी का कॉम्बिनेशन था, ये तकरीबन उसी तरह है, लेकिन नसीम इजाज़ी साहब तो उसमें फिर अपनी हकीकत को खो देते थे, तो लेकिन ये लोग हकीकत के करीब रहे।
तो जितना हकीकत के आप करीब रहें उतनी वो रियलिटी बन जाती है। वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं रहती, उस हिस्ट्री से सबक भी सीखते हैं आप, उससे फिर कंक्लूजन भी करते हैं कि किस तरह ख़ासकर टर्किश हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि इस्लामी सल्तनत की, उस्मानी सल्तनत की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री है। तो टर्किश जो नावल हैं उसमें वो सारी हिस्ट्री है कि मुसलमानों से क्या क्या गलतियाँ हुई, किस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी को रद्द किया, किस तरह प्रिंटिंग प्रेस जो है 500 साल तक यहूदी बस्तियों में लगा हुआ था, साथ यहूदी बस्तियां भी इस्तांबुल में ही थी, उनमें लगा हुआ था प्रेस, और मुसलमान जो थे वे कहते थे किताबत जो है हमने इस पे ख़त्ताती पे तवज्जो देनी है। पेंटिंग करने के लिए फ़्रांस से लोग आते थे, उनको फ्रैंकिश कहते थे, लेकिन हमारे यहाँ पेंटिंग की इजाज़त नहीं थी कि आप मर्द पेंट नहीं कर सकते, फूल पेंट कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी वजह से बिल आखिर फिर हम पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, और जब तक समझ आई हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। अच्छा सर, ये बताएं आप उन एंकर्स में से जिनकी बहुत ज़्यादा मिमिक्री की जाती है, उन लोगों में से, पर्सनालिटीज़ में से हैं, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा बिल्कुल नहीं लगता। मैं शुरू से ही मैंने ये तय किया था कि ये पॉपुलैरिटी की एक किस्म है, मिमिक्री उसी की होती है जो पॉपुलर हो। तो और बड़ा मुश्किल होता है मिमिक्री करना, वो पूरा तो इतने सोहेल बड़ाए अगर बन जाएं तो और क्या चाहिए। तो हर मिमिक्री करने वाला सोहेल बड़ाए। उसी से आपकी इजाज़त से, जिस तरह प्रोग्राम से पहले आपसे बात हो रही थी, बेटे आपके जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट बनने या इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करने, आप खुद साफ़ी हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, मेरा शुरू से ये था, मैं तो आपको अर्ज़ किया कि मैं बैरून मुल्क बहुत गया हूँ और ख़ासकर पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ किए। तो मुझे जितने बड़े बड़े पाकिस्तानी मिले जो बड़े असर रसूख रखते थे वो सारे इकोनॉमिस्ट थे। तो मेरे जहन में उस ज़माने से ही बैठ गया हुआ है कि इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ी चीज़ होता है, और जो लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं वो मुल्कों को संवारते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू से बेटे के जहन में डाला, मर्ज़ी तो उसकी अपनी है, लेकिन इंस्पिरेशन ज़रूर मैंने दी कि भाई आप इकानमी पढ़ें और इकानमी से मुल्क संवरते हैं। बेशक, और हमें आजकल इकानमी का ही तो मसला बहुत ज़रूरी है। तो सर ये अब मुल्क का क्या देख रहे हैं इकानमी के हवाले से भी? आपने जिस तरह किताब लिखी, मैं उसका हवाला भी दे रहा था, ये कंपनी नहीं चलेगी, और वो नहीं चली, और उसमें आपने हिस्ट्री भी ज़ाहिर है पढ़ी, मुताला भी था, और वो चीज़ नज़र आई। ज़ाहिर आप जैसे लोग इतना पढ़ते हैं और वो जब लिखते हैं तो वो हमें नज़र भी आता है कि वो सच साबित हो जाता है। जो मौजूदा कंपनी है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये भी चलती नज़र नहीं आती। ये तो जो है वो कंपनी तो सियासी तौर पर गई थी, ये तो मुआशी तौर पर भी जो है कामयाब नहीं है, और जब तक मुआशी तौर पर कामयाब नहीं होंगे इम्पेक्ट नहीं होगा। ठीक है, गलतियां अपनी जगह कि वो वायलेंस की तरफ क्यों गए, तशद्दुद की तरफ क्यों गए। आज जैसे असद उमर जो है, आज उन्होंने इतराफ़ किया है कि भाई हम जारहीत की तरफ चले गए थे। तो मेरा ख़्याल है कि ये सही उनका इतराफ़ है कि हमारे यहाँ जारहीत की तो इजाज़त नहीं है सियासी जमातों को, ना कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप वायलेंस पे उतरते हैं तो फिर वायलेंस तो देखिए ना, सबसे बड़ी स्टेट जो है उसके पास ये मोनोपोली है वायलेंस की, और तो किसी के पास नहीं है। सर, हमसे गलती कहाँ हुई है इस सारे मामले में, जिस तरह आप अब हमीशत का हाल देख रहे हैं और आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं? कि सच तो ये है कि पहले दिन से ही हमने कर्ज़ पे ही गुजारा किया। कायदे आज़म के ज़माने से लेके आज तक कभी हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं हुए। मुआशी तौर पर हमने फ़ौज भी खड़ी की है अमेरिका से पैसे लेके, हमने मुख्तलिफ़ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के लिए। और दूसरी एक हमारी प्रॉब्लम भी थी, वो सच थी, बिल्कुल सच्ची प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया बड़ा ताकतवर था, और अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट था पहले दिन से। चुनांचे पहले दिन से ही आप एक अस्करी स्टेट बन गए, एक मिलिट्री स्टेट बन गए, सिक्योरिटी स्टेट बन गए, और आप कभी भी एक फ्लाई स्टेट नहीं बन सके, क्योंकि आपको हर वक्त ख़तरा था कि हमें मुल्क हज़म ना हो जाए, हमारा मुल्क पाकिस्तान को कोई खा ना जाए। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स ने हमें यहाँ ला खड़ा किया कि इकानमी की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, सिक्योरिटी हमने बना ली, एटम बम बना लिया, अपनी फ़ौज को तगड़ा कर लिया, और इकानमी को तगड़ा नहीं किया। तो जितनी देर तक इकानमी तगड़ी ना हो, अल्टीमेटली सिक्योरिटी भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इकानमी की बलबूते पे ही सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए अब इकानमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब भी बहुत लेट है, लेकिन अब भी चलो शुरू कर लें। सर, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत दुनिया में आज भी है, और आप अमेरिका भी माशाल्लाह गए हैं,
तो वहाँ तो कहा जाता है कि इट्स इकोनॉमी, आगे जो लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहता, यानी उनका है कि जी असल कहानी इकोनॉमी की है। पॉलिटिक्स में भी हमारे यहाँ भी वो हो गया है कि लेफ़्ट राइट की वो नज़रियाती सियासत, मजहबी अंसर, बरादरीज़म, आप देखते हैं वो ख़त्म हो रहा है और इकोनॉमी अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि ये रियलाइजेशन तेज़ी से हो रही है जब से अमेरिका की जो हमसे दूरी है हो गई है। अफ़गानिस्तान का मसला हल हो चुका तकरीबन अमेरिका की नज़र में, अगरचे हल नहीं हुआ, लेकिन अब वो हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर वो हमें पैसे नहीं देते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अब हमें या अपना किबला को तब्दील करना पड़ेगा, चाइना की तरफ जाना पड़ेगा, और चाइना इतने पैसे देता नहीं है, और फिर चाइना आपके सिस्टम पे भी असरअंदाज होता है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बजाय जहाँ जहाँ चाइना है वो सैटेलाइट स्टेट्स हैं चाइना की, वहाँ तहरीर व तकरीर की आज़ादी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को एक बिल्कुल नई रुख इख्तियार करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं मेंटली भी, और हम इतने सालों से हमारी ओरिएंटेशन यूरोप और अमेरिका की तरफ है। हम पढ़े भी वही निसाब हैं, हमारी फॉलो भी वही करते हैं, मीडिया भी उसी का फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं है। आपको लगता है मुश्किल होगा हमारे लिए चाइना मॉडल अपनाना? बहुत वहाँ तो डिसिप्लिन और तरह का, बात या तनकीद नहीं, वहाँ नहीं सकती, वहाँ तो सीधा फांसी दे देते हैं। आपको ये है कि ये मॉडल पाकिस्तान में अपनाने की कोशिश शुरू हो गई है? मेरा ये ख्याल है कि जो जो अमेरिका दूर हो रहा है, बामरे मजबूरी ही सही, ये मॉडल अपनाने पे जो है वो कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन सक्सेसफुल होगा? नहीं, मैं नहीं समझता सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ जो पढ़ी लिखी सारी लॉट है उसकी ओरिएंटेशन वेस्ट की तरफ है। ये ग्रामर स्कूल, हम भी किसी न किसी तरह मगरब ज़दा हैं, हम जितने भी लोग हैं, और मगरब के इन्फ्लुएंस से निकल के एक ऐसे इन्फ्लुएंस में जाना जो हमारी इंस्पिरेशन नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा। वैसे भी सर अगर देखें जितने भी पढ़े लिखे लोग, अमेरिका तो उनको अपनी तरफ खींचता है ब्रेन्स को, और लेकिन वैसे डेस्टिनेशन उस तरह के लोगों की हम देखें तो वो चाइना नहीं होती। नहीं, चाइना नहीं है जी। कोई भी पढ़ने के लिए भी कौन प्रेफर करता है चाइना? लोग अमेरिका या बरतानिया ही जाते हैं प्रेफरेबली, जिसको नहीं मिलता फिर वो चाइना जाता है। अच्छा सर, आपने इतने इंटरव्यूज़ किए, इतने लोगों से मिले, मुलाकातें की, दुनिया भी आपने घूमी, दुनिया पर बाद में आएंगे, पहले पर्सनैलिटीज़ के हवाले से बताएं, किसने इंस्पायर किया, या सबसे ज़्यादा दिलचस्प इंटरव्यू या कोई वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? देखिए जी, बहुत हैं। नवाब अकबर बुख्ती का इंटरव्यू था, वली खान साहब का इंटरव्यू था, वो बड़े उस वक्त की टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ थी, और उनके इंटरव्यूज़ ऐसे थे जैसे उन्होंने कभी किसी को दिए नहीं थे। वो अपने बचपन की बातें बताई वली ख़ान ने। उन्होंने बताया कि मुझे मेरे वालिद ने उतनी तवज्जो नहीं दी, मेरे वालिद जो थे वो मुझे मेरी जो चच्ची थी उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, तो मतलब इस तरह की बातें। इसी तरह बुख्ती साहब का वो आखिरी इंटरव्यू था बड़ा, जिसके बाद वो फिर पहाड़ों में चले गए, और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई, कत्ल कर दिए गए। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लंदन में इंटरव्यू किया। तो मतलब कहानियाँ हैं बहुत बड़ी लंबी। बलक शेर मज़ारी का इंटरव्यू किया, फ़ारूक लगारी का इंटरव्यू किया। हर इलाके में गया हूँ मैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे मुमताज़ अली भुट्टो का इंटरव्यू किया, वो बड़ा तारीख़ी था। तो बहुत ही कहानियाँ हैं। फिर एक्ट्रेसेस के किए, वो उसमें भी नए नए रंग भरे गए। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुख्तार मसूद साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी, चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान के, उन्होंने कहतुर रिजाल लिखा अपनी किताब में। तो आपने भी जितने नाम लिए, ज़्यादा उनमें हमें निस्बतन हम कहें बड़े बुज़ुर्ग लोग नज़र आते हैं। जी। तो आप समझते हैं वैसे लोग अब कम हैं, या अभी वक्त लगेगा? नौजवान वक्त लगता है। असल में हर वक्त के बड़े लोग तो होते हैं, लेकिन उनको पहचानने में, उनकी शनाख्त बनने में वक्त लगता है। ये अपनी शनाख्त बना गए थे। वली ख़ान भी 1947 में जेल में थे, कोई नहीं उनको जानता था, फिर वक्त के साथ साथ वो बड़े होते गए। तो इसी तरह आज के जो बड़े लोग हैं वो कल को सामने आएंगे। पाकिस्तान में तो शायद ही कोई रह गया हो ऐसा शख्स जिसका आपने इंटरव्यू ना किया हो, कोई ऐसी शख्सियत बाहर कोई हो जिसका शौक़ हो कि इनका कभी? नहीं, मुझे था क्लिंटन का इंटरव्यू करने का और ओबामा का इंटरव्यू करने का शौक़ था। मैंने वहाँ ट्राई भी की पाकिस्तानियों के ज़रिए, ज़ाहिर है मेरे तो यही वसाइल थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। तो मुझे बड़ा शौक़ था। क्लिंटन को मैं बड़ा जो था ना उससे इंस्पायर था, उसकी स्पीच से, ख़ासकर वो जब तकरीर करता था। तो इसी तरह ओबामा भी। तो ये दो बहुत बड़े नाम थे और बड़े फ़िलासफ़र थे और बड़ी अच्छी बात करते थे। मुझे क्लिंटन की वो स्पीच याद है जब वो पाकिस्तान
आया नहीं था और उसने एक रेडियो और टीवी के लिए तकरीर रिकॉर्ड कराई थी, पाकिस्तानियों को एडवाइस की थी सिर्फ। तो वो तकरीर मेरा ख्याल है अगर उस वक्त उस पर अमल कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान उसी वक्त संभल जाता। और सर दुनिया माशाल्लाह घूमे आप, यकीनन दर्जनों ममालिक तो कम से कम आप घूम चुके, कौन सा मुल्क आपको बड़ा पसंद आया? पहले तो मुझे टर्की बड़ा अच्छा लगता था, मुझे जो था हॉलैंड बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ तो वहाँ जो एक जगह मैंने देखी इंटरलाकन, वो मुझे फिर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्या वहाँ की चीज़? वो ये बात था कि 2 लेक्स हैं, लेक्स के दरमियान शहर है, पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत है। और उस पर बहुत इंडिया की फ़िल्में बनी हैं इंटरलाकन पे, जिसमें उसके अंदर फूल हैं, वादी है, पानी है, खुशनुमा जो क्या आबो हवा है, मौसम है, छोटा सा रिज़ॉर्ट है वो। अच्छा सर, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, माशाल्लाह आप इतना घूमे भी, इतने लोगों से मिले भी, फिर मुताला भी, तो ज़ाहिर है कि फिर ये अल्लाह का करम होता है कि इंसान का एक विजन तो बनता है, इतनी सलाहियत तो फिर आप लिखते भी हैं। अगर मैं आपसे सर ये पूछूं कि हमारी पाकिस्तान की या कौम की क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी ताकत क्या चीज़ें हैं, 2-3 जो आप कह सकें, और वीकनेसेस क्या है हमारी? देखिए जी, स्ट्रेंथ तो हमारी बहुत बड़ी है, वो है कि वी लव एजुकेशन। आप देखें कि हम में से हर एक ने अपने बच्चों को अपने से बेहतर पढ़ाया, ठीक है। मतलब मैं अपने वालिद से बेहतर पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चे को उससे बेहतर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, बहुत बेहतर हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि वक्त जो कमज़ोरी है वो हमारी समहाउ इक़्तिसादी मिसमैनेजमेंट है। अगर इक़्तिसादी मैनेजमेंट हो जाए तो मेरा ख्याल है मामला ठीक हो जाए, और कोई ख़राबी नहीं है हमें, अगर इक़्तिसादी तौर पर हम आगे बढ़ जाएं। क्या ये वो मौका है? ज़ाहिर है कि कहते हैं कि एक क्राइसिस भी एक अपॉर्चुनिटी होता है बाज़ औक़ात, कि अब हमें उस तरह की मदद नहीं मिल रही, या उस तरह से हमारी अब वेस्ट को ज़रूरत नहीं रही। अफ़गानिस्तान का जिस तरह आपने फरमाया कि वो हाल जैसा भी था वो छोड़ कर चले गए, अब उन्होंने कहा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। अब जिस तरह हमने सानियात, अभी हाल ही में सानिया देखा कि पाकिस्तानी जा रहे हैं, और मौजूदा तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया में इसको करार दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ अखबारात में कि सैकड़ों लोग इसमें जाँ बहक हो गए। तो ये क्राइसिस, और हम उन ममालिक में देखते हैं या तो जो जंगज़दा हैं, यानी बिल्कुल ही जंग से तबाह हाल हैं, उन ममालिक से लोग जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगरचे हम उस तरह की सूरत हाल नहीं देखते, फिर भी इतनी मायूसी यहाँ के लोगों में, नौजवानों में क्यों नहीं? 18 साल का बच्चा जो है वो भी जा रहा है और उसको पता है कि ये मौत का रास्ता है, फिर भी छोड़कर जा रहा है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो ख़ासकर जिस बेल्ट से ये बच्चे गए हैं, गुजरात है, सियालकोट भी है, उसमें कश्मीर भी है, ये जो सारी बेल्ट है ना, वहाँ पे जो नौकरियों की अपॉर्चुनिटी है ना, वो कोई और है नहीं। और वहाँ पे चूँकि लोग देखते हैं कि जो बाहर गए हैं उनकी चमक दमक देखते हैं, उनका सेटअप देखते हैं, तो बच्चे बचपन में से ही, मेरा भी चूँकि उस इलाके से तल्लुक़ है गुजरात से, तो बच्चे शुरू से ही ये ख्वाब बसा लेते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और तकदीर बदल जाएगी। और इसी तरह वालिदैन भी सब कुछ बेच बचा के ये समझते हैं कि चाहे डिंकी लगाएं, चाहे कश्ती करें, अगर जीत गए तो जनाब वारे न्यारे हो जाएंगे, तो इतना बड़ा वो रिस्क लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे इन इलाकों में कोई और ज़रिया रोज़गार नहीं है। लोगों के जहनों में यही बन गया है कि बस जो बच्चा बाहर जाता है इटली, स्पेन या यूरोप, वो किस्मत बदल देता है, घर वालों की भी और अपनी भी। ये जहन चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ बेचारे जाके बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, और ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं, हमेशा के लिए फैमिली को छोड़ जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते बेचारे, वो फिर ज़िंदगी भर के लिए वहीं के हो जाते हैं। तो वो मसलन आप 20 लाख 50 लाख खर्च करके उन्हें भेजते हैं, तो वो करोड़ वापस करते हैं। बस उस करोड़ के बाद फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, वो वहीं के हो जाते हैं, उसी समाज के हो जाते हैं। तो एक तरह से तो हम अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं। ये बच्चे इसलिए नहीं भेज रहे कि वो हमें कमा के लाएं, वो इतना कमा के नहीं लाते, वो बच्चे ही हमें छोड़ जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। सुहेल वारिद साहब से और बातें होंगी, साफ़त में किस तरह से इन्होंने कदम रखा, उस बारे में इनसे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला।
चला। वेलकम बैक। चलो भाई साहब, ये बताएं सहाफ़त में किस तरह से आया? आप बता रहे हैं गुजरात से आपका ताल्लुक, मेरा भी बड़ों का गुजरात से ताल्लुक, तो वहाँ से किस तरह लाहौर कैसे? मैं असल में मेरे बड़ों का ताल्लुक गुजरात से था। मेरा ताल्लुक जौहराबाद में मैं पैदा हुआ, क्योंकि बड़े जो माइग्रेट कर गए थे ठीक, ज़िला खुशाब में, तो वहाँ से इब्तदाई तालीम तो जौहराबाद, भलवाल, सरगोदा में हासिल की, इंटर सरगोदा में किया। उसके बाद फिर मैं FC कॉलेज लाहौर आ गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश में दाखिला लिया। तो अभी मैं कर ही रहा था MA इंग्लिश, तो किसी ने मशवरा दिया कि CSS करना है तो अखबार ज्वाइन कर लो, तो मैंने अखबार ज्वाइन कर लिया। तो हादसाती तौर पर गया, लेकिन मुझे इतना पसंद आया अखबार और उसकी दुनिया और उसकी वो जर्नलिज़म कि मैंने फिर CSS का इम्तिहान नहीं दिया। मैंने कहा यही मैंने ज़िंदगी में यही रोज़गार अपनाना है, तो बस फिर वहीं के हो रहे। फिर उसके बाद कहीं गए ही नहीं, जंग में रहे, फिर जब जियो आया तो जियो में आ गए। ये सर प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, और फिर प्रोग्राम जो पाकिस्तान में इतना मकबूल हुआ एक दिन जियो के साथ, वो किस तरह से ट्रांजिशन हुई? असल में मैं एक प्रोग्राम पहले भी वहाँ बड़ी, मैं जब प्रिंट जर्नलिज्म में था तो जवानी भी थी, बहुत हेक्टिक काम करता था मैं सुबह से शाम तक। तो उस ज़माने में मैं एक प्रोग्राम करता था जंग मैगज़ीन के लिए, एक दिन सियासतदान के साथ, और वो यही होता था कि उसकी फ़ोटोग्राफ़ी मुख्तलिफ, मतलब नवाबज़ादा साहब हुक्का पी रहे हैं, नवाब साहब आम खा रहे हैं, नवाब साहब जो हैं नाश्ता कर रहे हैं, तो साथ उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी, ठीक है, कलर पेज पे आता था। तो वो उसी को हमने जो है इसमें जो है कन्वर्ट कर लिया एक दिन जियो के साथ। सही। और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? शुरू में तो बड़ी मुश्किल पेश आई, पता ही नहीं होता था कैमरे की तरफ देखना है कि नहीं देखना, प्रोड्यूसर की झटकें खानी पड़ती थी, लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अच्छा, अगर आप साफ़ी ना होते जी तो फिर मैं प्रोफेसर होता, मैं लेक्चरर भी रहा हूँ, मैं कोई 10-11 साल 15 साल मैंने अंग्रेज़ी भी पढ़ाई है कॉलेज, FC कॉलेज में मैं रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। और तीसरी चॉइस मेरी होती वकील की। मुझे वकालत भी बड़ी पसंद है, क्योंकि जनाब साहब और अल्लामा इकबाल थे, ये दोनों मेरी बड़ी आइडियल शख्सियात हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वकील केस विन करता है, आर्गूमेंट्स करता है, मुझे आर्गूमेंट देना बड़ा अच्छा लगता है। सर जिस तरह आपने बताया कि 1987 में आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद ज़िंदगी बड़ी मुश्किल तो हो जाती है, कैसे फिर सपोर्ट कहाँ से मिली? सच्ची बात है कि मुझे कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मेरे जो 2 चचा थे वो बिल्कुल मेरे वालिद की तरह ही थे। तो मुझे एक वालिद साहब की डेथ हुई है, तो मैं पहले भी चचा के पास रहता था, फिर भी चचा के पास ही रहता रहा, वो भी मेरे वालिद की तरह थे। तो मुझे कोई सच्ची बात है कोई मुआशी मुश्किल, हाँ एक आपको वो इमोशनल तो प्रॉब्लम होती है कि वालिद जो है उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन पढ़ाई में या वैसे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं। ये उनका, ये हमारी फैमिली सिस्टम की एक स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बारे में बताएं, किस तरह हुई? शादी प्योरली अरेंज मैरिज। अच्छा, फैमिली ने देखा, अम्मी ने देखा, चच्ची ने देखा, इन्होंने, ये हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे, बस शादी होगी। मैंने तो शादी से पहले देखा भी नहीं था वाइफ को। तो वो आपकी रूटीन से खुश रहती हैं कि सुबह से लेकर रात तक मसरूफ? बस अपनी अपनी रूटीन, उन्होंने ड्रामे देखने होते हैं, मैंने अखबार पढ़ने होते हैं, अपने अपने शौक़ है, मेरी किताबों में शौक़ है, मेरे मुलाकाती बहुत होते हैं जी, वो कुर्ती रहती हैं इतने मेहमान। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन लिखारी कहें या कॉलम निगार कहें, एंकर, साफ़त में कौन बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी किसी का कॉलम पसंद आ जाता है, कभी किसी की किताब पसंद आ जाती है, लेकिन शायर जो हैं फैज़, फराज, इकबाल, ये बहुत पसंद है। नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, इनको भी सबको मैं पढ़ता हूँ। इसी तरह अदब सारा पढ़ा है, मंटो से ले के, तो जो रिसेंट भी अफसाना निगार हैं ये भी पढ़े हैं। मैं अदब को शौक़ से पढ़ता हूँ, तारीख़ की किताबें शौक़ से पढ़ता हूँ, और इन लोगों से मिलता भी हूँ, उनसे फैज़ भी हासिल करता हूँ। अच्छा सर, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भुला नहीं सके, या प्रोग्राम के हवाले से कुछ ऐसा दिलचस्प जो कुछ हुआ हो, या होता है ना अचानक सोचा कुछ था, हो कुछ गया? बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा हम डेरा बुगती जा रहे थे, तो जब हम पहुँचे सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर, तो अचानक पता चला कि बुगतियों ने 18 बंदे मज़ारियों के मार दिए हैं।
और वो सारा रास्ता बंद हो गया। तो हमको रात को फिर रेंजर्स के पास पनाह लेनी पड़ी। वहाँ रेंजर्स की चौकी थी, हमने वहीं रेंजर्स की चौकी पे सोए और सुबह उठ के फिर रेंजर्स की पनाह में हमने मुफ्ती साहब को फ़ोन किया कि हमने आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा वैसे ना आना, जब रेंजर्स का काफ़िला आए तो तब आना। तो हम फिर रेंजर्स का काफ़िला चला तो हम उसके साथ गए। तो वो सारी रात बड़ी बेचैनी में गुजरी, दिन बड़ी बेचैनी में गुजरा। तो कि इतना खौफ था वहाँ। और फिर चारों तरफ मुफ्ती साहब जो थे उनके चारों तरफ फ़ौज बैठी हुई थी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो इस तरह के बड़े कई दफ़ा वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन बहरहाल कि करना पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में आपको कौन सा इलाका ऐसा है जो बड़ा पसंद आया? पाकिस्तान का भी सारा इलाका देखा है, हुंजा भी देखा है, चित्राल भी देखा है, सवात भी देखा है। तो मतलब मरीब और ये भी सारे इलाके देखे हैं, एबटाबाद। तो सबसे खूबसूरत तो झील सैफुल मलूक की लगी मुझे, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि कोई वहाँ अच्छी सड़कें बनाए, वहाँ पे अच्छा कोई बंदोबस्त करे। झील सैफुल मलूक तो जाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मैं जब गया था मुझे याद है नारान से, तो पैदल शुरू में हमने चलना शुरू किया। जब पैदल चले तो वो वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है, तो पाँव 100 मन के हो गए। फिर जनाब हमने एक जीप ली, जीप पे बैठ के गए, तो तब वहाँ जो झील सैफुल मलूक पहुँचे। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था उस वक्त, ना कोई होटल था ना कोई कुछ था। लेकिन ये बात है 92 की, तो उसके बाद नहीं गया। लेकिन वो जीप का रास्ता भी बहुत खतरनाक, बहुत मुश्किल, बहुत खतरनाक। 3-4 दफ़ा तो जीप जो है वो रिवर्स करके तो पहाड़ी पे चलाते थे। और वो एक वक्त में ऐसा लगता है बस एक ही जीप मुड़ सकती है, आगे जा सकती है, इस तरह से बहुत ख़तरनाक है। लेकिन ये करना चाहिए। मैंने देखा है अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वो जो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट हैं वहाँ हर फैसिलिटी होती है। यहाँ हमारे यहाँ लोगों ने जो है वो फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी हैं। आप देखें मरी तक तो है फैसिलिटीज़, उससे ऊपर जाएंगे तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। नारान कागान में, मैं वहाँ नारान गए, सुबह उठे, मुझे याद है अब तो शायद हो सकता है बेहतर हो गए होंगे हालात। नारान सुबह उठे तो हमने कहा भाई अंडा खाना है, तो उन्होंने कहा अंडे तो आज पहुँचे ही नहीं है। अच्छा हमने कहा नहाना है, उन्होंने कहा पानी नहीं है। ठीक है, तो हालांकि वहाँ उस ज़माने का वो अच्छा होटल था जहाँ हम ठहरे हुए थे। अब उससे तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आगे जाना हो तो आपकी बात दुरुस्त है। तो मतलब यह है कि फैसिलिटीज़ जो हैं जितनी देर तक ना हो, हम उन फैसिलिटीज़ के आदी हैं। अब नहाए बगैर हमारे दिन का आगाज़ ही नहीं हो सकता, एक आदत बन गई है। अब अगर वहाँ नहाए ना तो कैसे दिन का आगाज़ करें? अंडा ना मिले तो नाश्ता कैसे हो? अच्छा सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? बहुत से लोग प्रेडिक्शन करते हैं ना, जिस तरह हमारे विजन भी बनता है। अभी हाल ही में हुकूमत बनाई जी 2035, 2030, इस तरह का हम सुनते हैं। तो 2030 मैं पाकिस्तान के लोगों की जो है ना इस्तेदाद, इसके बारे में किसी भ्रम का शिकार नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं, और ख़ास कर इनकी जो मोहब्बत है ना एजुकेशन से, सर सैयद के ज़माने से शुरू हुई है, ये बहुत काबिल दाद है। मैंने ऐसी मोहब्बत अमेरिका में भी नहीं देखी। अमेरिका में भी लोग बच्चों को स्कूल में दाखिल करा देते हैं, कोई उनको फॉलो नहीं करते। हम में से हर एक पेरेंट जो है ना अपने बच्चों का चेक करता है कि यार कितने ग्रेड ले रहा है, क्या कर रहा है, उनके पीछे जाते हैं हम। जिसको थोड़ी सी जिसको समझ दे वो ट्यूशन भी रख देता है, ट्यूशन माएँ जो है ट्यूशन पे छोड़ने जाती हैं। 24 घंटे की ये जॉब है। बच्चे दुनिया में कहीं नहीं ऐसा कि 24 घंटे बच्चों के पीछे फिरे। वहाँ तो स्टेट देख रही होती है, वहाँ तो स्टेट देख रही होती है। वहाँ तो बच्चे, माँ बाप अपनी नौकरी करते हैं, बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, उनको बसें लेने आ जाती हैं, कोई नहीं जाता स्कूलों में। तो हम बड़ा फॉलो करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। अल्टीमेटली जब आप सोसाइटी सारी ये तय कर ले कि भाई हम एजुकेशन पे मोहब्बत करते हैं, तो अल्टीमेटली इससे एक इनकलाब आएगा। ये जो एजुकेटेड लोग हैं, जो आपकी एजुकेशन बढ़ रही है, ये अल्टीमेटली सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप ये देखें कि फ़र्ज़ करें अगर 40,000 या 50,000 बंदा हर साल जो है ए लेवल करता है, तो उनमें 10,000 बाहर चला जाता होगा, बाकी 30,000 तो यहाँ रहता है, 40,000 रहता है। वो सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है।
तो अल्टीमेटली ये सारी जो बेस्ट एजुकेशन है सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट होके सोसाइटी का स्टैंडर्ड एलिवेट होगा, तब्दीली आएगी फिर इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि मसलन आईटी का भी हम देख रहे हैं रुझान, आईटी का देखें, महकमे ठीक हो रहे हैं, नादरा ठीक हो गया, मोटरवे ठीक हो गया, और चीज़ें ठीक हो रही हैं, शनाख्ती कार्ड ठीक हो गया। ये मतलब है वहाँ जाएँ तो टोकन लें, खुद ब खुद सब कुछ हो जाता है जिस तरह बाहर है। जी जी, ठीक है। तो इस तरह PIA नहीं ठीक हुआ, ये भी हो जाएगा। मतलब जो नहीं ठीक, रेलवे ठीक नहीं हुआ जी, मतलब नहीं हुआ बड़े जितने स्टेट ओन्ड है ज़्यादातर में ये मिसाल मिलती है, क्योंकि वो नीचे इतने चले गए सरकारी नौकरियां देकर, वही कर्ज पर हम सारा इस मामले को चलाते रहे। लेकिन सर क्या पॉलिटिकली हम बेहतर होंगे, या जिसको कहा जाता है ग्रास रूट लेवल से कोई आ सकेगा? देखिए पॉलिटिकली जापान भी जो है हमारे जैसा है। अच्छा। वहाँ भी इसी तरह लड़ते हैं, पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ होती हैं, वज़ीर आज़म थोड़ी देर के लिए आते हैं, लड़ाई झगड़े जा रहते हैं, कोलेशंस होती हैं, सब कुछ इसी तरह के झगड़े हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने तय कर ली, इकानमी को नहीं छेड़ना, इकनॉमिक पॉलिसी एक रहेगी। हम भी ये तय कर लें कि इकनॉमिक पॉलिसी एक रहेगी, लड़ते झगड़ते रहें, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस पर भी तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, इस पर हो जाएंगे, मजबूरी हो गई है। अगर नहीं होते तो किसी से भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान फ़ौज से भी नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान में 3 दफ़ा तो हमने कम से कम मार्शल लॉ देखा और अच्छा खासा देखा। अब आपको मुस्तकबिल में ऐसी कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि फ़ौज को भी ये समझ आ गई है कि ये अकेले हमसे नहीं ठीक हो सकता। ठीक है, इसको मिलकर ही ठीक करना पड़ेगा, इसीलिए वो आ नहीं रहे। नहीं तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं था। ये जिस तरह का क्राइसिस है, इक़्तिसादी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, पार्लियामेंट्री क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है, इस सारे क्राइसिस में उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन नहीं उन्होंने आना पसंद किया। और उसकी वजह यही है कि वो शायद वहाँ उनको समझ आ गई है कि ये इससे मामलात और कॉम्प्लिकेट होते हैं मार्शल लॉ से। मार्शल लॉ से कभी बेहतरी नहीं आती, चंद दिन लगता है कि बेहतरी आ गई है, लेकिन फिर पहले से भी ख़राब हो जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन, हमारा जो जोग्राफिया है यही हमारी स्ट्रेंथ भी है, यही हमारी वीकनेस भी है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, भारत? नहीं, देखें, अगर हम अफ़गानिस्तान का रास्ता खोल लेते हैं सेंट्रल एशिया तक, तो यही पाकिस्तान जन्नत बन सकता है। पाकिस्तान शुरू से ही एक तजारती मंडी रहा है, तजारत की राहदारी रहा है। तो अगर हम सिर्फ यही अपना मामलात सेंट्रल एशिया तक खोल लें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी। और इंडिया के साथ कुछ नॉर्मलाइज करें, इंडिया को भी रास्ता दें। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आपको सेंट्रल एशिया रास्ता नहीं देगा। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली आपको तजारत और उसकी तरफ, ठीक है, अपने अपने नज़रियात पे कायम रहें, अपनी अपनी सोच पे कायम रहें। इसी तरह होता है दुनिया में, यहूदी मुसलमान इकट्ठे रहे हैं बहुत अरसा। ठीक है, टर्किश एम्पायर के अंदर भी यहूदी जो थे, इनकी अलग बस्तियां थी, इनको पनाह दी हुई थी मुसलमानों ने, तो रखते थे ना अपने पास, वज़ीर होते थे यहूदी, ईसाई वज़ीर होते थे। तो आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सिल्वराइट साहब, आपका बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद भी और ज़्यादा अच्छी हो गई होगी इस इंटरव्यू के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।